बोइंग 707 पिछले 1 घंटे 17 मिनट से बार बार होल्डिंग पैटर्न में भेजा जा रहा है और अब टैंक्स में इतना फ्यूल ही बचा है कि शायद 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से निकल पाए। एटीसी को कोई अंदाजा ही नहीं है कि प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पायलट भी एटीसी को अपनी सिचुएशन समझा नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें इंग्लिश ठीक से नहीं आती। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, पर सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों? क्या कैलकुलेशन गलत होने की वजह से प्लेन में फ्यूल कम भरा गया था? और सबसे जरूरी, अब आगे इस फ्लाइट के साथ क्या होने वाला है? ये कहानी है एवियंका फ्लाइट 052 की, एक ऐसी फ्लाइट जिसका फ्यूल आसमान में ही खत्म हो गया। एवियंका फ्लाइट 052 के इस हादसे को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि एक फ्लाइट के लिए फ्यूल कितना और कैसे भरा जाता है। देखिए, आसमान में उड़ते हुए प्लेन का सबसे बड़ा सहारा होता है उसका फ्यूल, और अगर उसमें थोड़ा सा भी मिस कैलकुलेशन हो जाए तो पूरी फ्लाइट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाती है। इसीलिए हर एयरलाइन के लिए फ्यूल प्लानिंग एक लाइफ एंड डेथ प्रोसेस होती है जिसमें हर लीटर का हिसाब रखा जाता है। आसमान में उड़ने से पहले पायलट और एयरलाइन डिस्पैचर मिलकर एक एक लीटर फ्यूल का कैलकुलेशन करते हैं। ये कोई अंदाजा या गैस वर्क नहीं होता, बल्कि एक साइंटिफिक प्लानिंग होती है जिसमें हर सिचुएशन का रिजर्व रखा जाता है। क्योंकि हवा में एक बार प्लेन उड़ गया तो वहां ना पेट्रोल पंप होता है ना रुकने की जगह। प्लेन का फ्यूल अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला होता है टैक्सी फ्यूल, जो सिर्फ ग्राउंड पर लगता है। जब प्लेन गेट से पुशबैक लेकर रनवे तक जाता है, इंजन चल रहे होते हैं, एपीयू यूज हो रहा होता है और कई बार ट्रैफिक के चक्कर में वेट भी करना पड़ता है। टैक्सी के दौरान जो फ्यूल लगता है उसका एस्टिमेट पहले से ही ऐड कर दिया जाता है। दूसरा होता है ट्रिप फ्यूल। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो असल में फ्लाइट के लिए होता है। इसमें टेक ऑफ से लेकर क्लाइंब, क्रूज और लैंडिंग तक का पूरा सफर कवर होता है। जैसे कार से 400 किलोमीटर जाना हो तो उसके हिसाब से पेट्रोल भरा जाता है, वैसे ही प्लेन के लिए भी ट्रिप फ्यूल कैलकुलेट होता है। लेकिन प्लेन का केस थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि हवा में विंड स्पीड, एल्टीट्यूड और लोड सब फ्यूल कंजप्शन पर असर डालते हैं। तीसरा पार्ट होता है रिजर्व फ्यूल। ये एक सेफ्टी बैकअप होता है। एविएशन रूल्स के हिसाब से फ्लाइट के पास में इतना रिजर्व होना ही चाहिए कि अगर कोई डिले या इमरजेंसी आ जाए तो कम से कम 30 से 45 मिनट और उड़ा जा सके। ये रिजर्व फ्यूल इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। नॉर्मल फ्लाइट में इसे टच भी नहीं करना चाहिए। चौथा होता है ऑल्टरनेट फ्यूल। कभी कभी ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर वेदर खराब हो जाए या रनवे बंद हो जाए या ट्रैफिक ज्यादा हो तो प्लेन को किसी और ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ता है। उसके लिए अलग से फ्यूल कैलकुलेट करके रखा जाता है और ये फ्यूल ऐसे एस्टिमेट किया जाता है कि प्लेन मिस्ड अप्रोच के बाद क्लाइंब करे, ऑल्टरनेट तक उड़ के जाए और वहां सेफली लैंड हो जाए। पांचवा पार्ट होता है होल्डिंग फ्यूल या कॉन्टेंजेंसी फ्यूल, जो अनएक्सपेक्टेड डिलेज के लिए रखा जाता है। और अगर एटीसी बोले कि होल्ड करो, रनवे बिजी है, तो प्लेन को आसमान में गोल गोल घुमाना पड़ता है और उस दौरान भी फ्यूल लगता है। इसीलिए हर फ्लाइट के प्लान में होल्डिंग फ्यूल भी इंक्लूड होता है और इन सबको जोड़कर बनता है ब्लॉक फ्यूल, यानी कि टोटल फ्यूल जो फ्लाइट के टैंक्स में भरा जाता है। ये वही नंबर होता है जहां से प्लेन का सफर शुरू होता है। इसमें टैक्सी से लेकर रिजर्व तक सब कुछ इंक्लूड होता है। तो चलिए अब बात करते हैं एवियंका फ्लाइट 052 की। 25 जनवरी 1990 की दोपहर कोलंबिया की राजधानी बोगोटा का एल डोराडो एयरपोर्ट, यहां एक बोइंग 707 उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। यही है एवियंका फ्लाइट 052, जो बोगोटा से मेडलिन होते हुए न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट जाने वाली है। बाहर आसमान साफ है, हल्की धूप और अंदर केबिन में पैसेंजर्स की चहल पहल। दोपहर 1:10 पर फ्लाइट 052 ने बोगोटा से मेडलिन के लिए टेक ऑफ किया।
ये सफर छोटा था, करीबन 1 घंटे का। फ्लाइट बिना किसी दिक्कत के मेडेलिन पहुंची और 2:04 पर लैंड कर गई। लैंडिंग के बाद फ्यूल गेज चेक किए गए तो टैंक में 30,500 किलो फ्यूल मौजूद था। लेकिन अब शुरू होने वाली थी असली जर्नी, मेडेलिन से न्यूयॉर्क तक की लंबी फ्लाइट, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 4.5 घंटे की थी। डिस्पैचर और कैप्टन ने मिलकर फ्यूल कैलकुलेशन चेक किया। इस फ्लाइट प्लान के हिसाब से ट्रिप फ्यूल चाहिए था लगभग 25,183 किलो, रिजर्व फ्यूल 2,045 किलो, ऑल्टरनेट फ्यूल 3,447 किलो और होल्डिंग फ्यूल 2,177 किलो। साथ ही टैक्सी के लिए 680 किलो रखा गया, यानी कि टोटल मिनिमम रिक्वायर्ड फ्यूल था 33,532 किलो। लेकिन क्रू ने डिसाइड किया कि वो इससे भी ज्यादा लेकर उड़ेंगे। असल में वो जानते थे कि न्यूयॉर्क का वेदर थोड़ा सा ट्रिकी है और जनवरी के महीने में स्नो और लो विजिबिलिटी आम बात है। इसलिए कैप्टन कैवेडिस ने इंस्ट्रक्शन दिया, फ्यूल और डालो, हम एकदम सेफ साइड पर रहेंगे। लेकिन एविएशन का गोल्डन रूल है कि फ्यूल ज्यादा भरोगे तो वेट बढ़ जाता है और कम करो तो रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए बैलेंस बनाना जरूरी होता है। प्लेन की एक लिमिट होती है जिससे ज्यादा फ्यूल लोड नहीं कर सकते, वरना टेक ऑफ के दौरान रनवे छोटा पड़ जाता है। मेडेलिन के हाई एल्टीट्यूड रनवे पर एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ वेट की एक लिमिट थी, इसीलिए उन्होंने प्लेन में 35,380 किलो फ्यूल भरवा लिया। लेकिन डिपार्चर से ठीक पहले फ्लाइट का टेक ऑफ रनवे चेंज कर दिया गया और उन्हें जो नया रनवे मिला वो पहले वाले से थोड़ा सा लंबा था। सब कुछ परफेक्टली कैलकुलेट किया गया था, हर लीटर का हिसाब था, हर इमरजेंसी का प्लान था। पर ये नंबर्स सिर्फ कागज पर परफेक्ट थे, क्योंकि आज हवा में सब कुछ बदलने वाला था। कैप्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो न्यूयॉर्क के लिए और ऑल्टरनेट बोस्टन के लिए, दोनों के लिए फ्यूल काफी है। को पायलट ने भी कंफर्म किया, सर फ्यूल मोर देन रिक्वायर्ड है, वी आर गुड टू गो। और इस तरह 3:08 पर यह फ्लाइट मेडेलिन से न्यूयॉर्क के लिए टेक ऑफ कर गई। जैसा कि कैलकुलेशन किया गया था, टैक्सी और टेक ऑफ करने के बाद में प्लेन का लगभग 650 किलो फ्यूल बर्न हुआ। इनिशियल क्लाइंब स्मूथ था और कुछ ही देर में 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर प्लेन ने क्रूज पकड़ लिया। फिर एटीसी ने उन्हें क्लियरेंस दिया और फ्लाइट 37,000 फीट पर स्टेबलाइज हो गई। केबिन में लाइट सॉफ्ट हो गई, पैसेंजर्स अपनी सीट पर रिलैक्स कर रहे थे, कॉकपिट में भी माहौल रिलैक्स था। फर्स्ट ऑफिसर मोरिएको क्लॉट्स लॉगबुक में लिख रहे थे, फ्लाइट इंजीनियर मातियास मोयानो सिस्टम रीडिंग्स चेक कर रहे थे और कैप्टन लॉरेनो कैवेडिस होयोज ने हॉरिजन पर नजर जमाई हुई थी। हवा के फ्लो के साथ प्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में स्मूथली ग्लाइड कर रहा था। बाहर बादल हल्के हल्के बढ़ रहे थे, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इस दौरान फ्लाइट को उड़ते हुए लगभग 2 घंटे 20 मिनट का समय हो चुका था। क्लॉक टाइम था 5:28 और प्लेन फ्लोरिडा कोस्ट के पास यूएस एयर स्पेस में एंटर हुआ। अब फ्लाइट मियामी सेंटर के कंट्रोल में थी। यहां तक पहुंचने में प्लेन का 12,880 किलो फ्यूल खर्च हो चुका था और टैंक्स में अब भी 22,750 किलो फ्यूल बचा था। कैलकुलेशन के हिसाब से अभी तक सब कुछ ट्रैक पर था। तभी को पायलट ने न्यूयॉर्क का वेदर अपडेट मांगा। एटीसी ने बताया, विंटर स्टॉर्म है, विजिबिलिटी लो है और ट्रैफिक ज्यादा है। कैप्टन ने कहा, वी विल मैनेज, वी हैव इनफ फ्यूल। सबको लग रहा था कि थोड़ा होल्ड कर लेंगे, डिले हो गया तो ऑल्टरनेट बोस्टन चले जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लेन को उड़ते हुए 3 घंटे 56 मिनट हो चुके थे और इस वक्त उसके टैंक में 13,918 किलो फ्यूल बाकी था। यहां से जेएफके एयरपोर्ट सिर्फ 460 किलोमीटर दूर था, यानी कि मंजिल अब करीब ही थी और प्लेन में फ्यूल जरूरत से ज्यादा ही था। लेकिन यही वो वक्त था जब कहानी अपना मोड़ लेने वाली थी। असल में दिक्कत ये थी कि वेदर और ट्रैफिक दोनों ही कंट्रोल से बाहर थे। हैवी फॉग, लो विजिबिलिटी और रनवे पर लंबी लाइन की वजह से एटीसी ने फ्लाइट को होल्ड में जाने के लिए कह दिया।
कैप्टन कैविडेस ने रेडियो पर सुना, एवियंका 052 होल्ड एट नॉरफॉक, एक्सपेक्ट फर्दर क्लियरेंस। उन्होंने को पायलट से कहा, लगता है न्यूयॉर्क का रश ज्यादा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और प्लेन को लेकर नॉरफॉक के आसमान में गोल चक्कर काटना शुरू कर दिया। ये पहला होल्डिंग पैटर्न था। फ्यूल गेज की निडल धीरे धीरे गिर रही थी, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने भरोसा देते हुए कहा, फ्यूल ओके है, हम अभी सेफ जोन में हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। आखिरकार 7:23 पर एटीसी ने फाइनली क्लियरेंस दिया और फ्लाइट को नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोसीड करने को कहा। इस होल्डिंग पैटर्न में प्लेन का 2090 किलो फ्यूल बर्न हुआ, यानी कि अब प्लेन में 11,828 किलो फ्यूल बाकी था। खैर, क्लियरेंस मिला तो क्रू ने थोड़ा सुकून की सांस ली और प्लेन आगे बढ़ा। अभी मुश्किल से 20 मिनट ही गुजरे थे कि एक नया इंस्ट्रक्शन आया, होल्ड एट बोटोन इंटरसेक्शन। को पायलट ने कहा, सर एक और होल्ड। कैप्टन ने बस इतना कहा, हाँ, लगता है रश अभी खत्म नहीं हुआ। और प्लेन को JFK एयरपोर्ट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर अटलांटिक सिटी के पास फिर से होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया। इस होल्डिंग पैटर्न में जाने से पहले प्लेन का 1700 किलो फ्यूल बर्न हो चुका था, यानी कि टैंक में अब 10,128 किलो फ्यूल बाकी था। 7:43 से लेकर 8:12 तक फ्लाइट बोटोन के आसमान में चक्कर लगाती रही और अब टैंक में बचा था करीबन 7,373 किलो फ्यूल। इसका मतलब फ्लाइट ने वो सारा फ्यूल जला दिया था जो होल्डिंग पैटर्न के लिए प्लान किया गया था। अब जो बचा था वो असल में बैकअप था, यानी वही हिस्सा जो ऑल्टरनेट एयरपोर्ट बॉस्टन पहुंचने के लिए रखा गया था। क्योंकि बोस्टन डाइवर्ट करने के लिए ही करीबन 3,500 किलो फ्यूल चाहिए था और रिजर्व के लिए 2,050 किलो फ्यूल। तो कुल मिलाकर क्रू के पास में दो ही रास्ते थे, या तो JFK का क्लियरेंस मिल जाए या वो सीधा लैंड कर ले या फिर बोस्टन डाइवर्ट करें। फ्लाइट इंजीनियर ने हल्की टेंशन के साथ में कहा, सर होल्डिंग फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कैप्टन ने कहा, आप चिंता मत करो, क्लियरेंस मिल गया है, अब सीधा डिसेंट लेंगे। मतलब उन्होंने बोस्टन डाइवर्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्हें लग रहा था कि अब बस कुछ मिनट और उन्हें फाइनल अप्रोच मिल जाएगी, पर न्यूयॉर्क का ट्रैफिक अभी भी कम नहीं हुआ था। बोटोन होल्ड से रिलीज मिलने के सिर्फ 6 मिनट बाद ही कॉकपिट में फिर से ATC की आवाज गूंजी, एवियंका 052 होल्ड एट कैमरन। को पायलट ने इरिटेट होकर कहा, सर और कितना वेट करेंगे? कैप्टन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, बस क्लियरेंस आने ही वाला है, डोंट वरी। ये था उनका तीसरा होल्डिंग पैटर्न और सबसे क्रिटिकल भी। 8:18 पर फ्लाइट ने JFK एयरपोर्ट से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर कैमरन इंटरसेक्शन के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। को पायलट ने ATC से पूछा, एनी आइडिया हाउ लॉन्ग? कंट्रोलर ने रिप्लाई दिया, इंडेफिनिट होल्ड, एक्सपेक्ट फर्दर क्लियरेंस एट 9:05। यानी अभी और रुकना पड़ेगा। ये सुनकर कैप्टन ने घबराते हुए कहा, इंडेफिनिट, वी कांट होल्ड एनी मोर। कंट्रोलर ने कामली पूछा, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड? क्लॉड्स ने तुरंत जवाब दिया, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। और उसी के साथ उन्होंने कहा, वी कांट रीच बॉस्टन, वी रन आउट ऑफ फ्यूल नाउ। बॉस्टन जाना तो दूर, अब तो उनके पास न्यूयॉर्क जाने के लिए भी सिर्फ कुछ ही मिनट का बैकअप था। हर मिनट के साथ फ्यूल गेज नीचे जा रहा था। आखिरकार 8:47 पर ATC ने फाइनली कहा, एवियंका 052 क्लियर्ड, क्लियर टू प्रोसीड टुवर्ड्स JFK, क्लियर्ड। और कॉकपिट में हल्की सी राहत का माहौल हुआ, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से इस बार फ्यूल काफी ज्यादा, यानी कि 3,625 किलो बर्न हुआ था। प्लस बोटोन से कैमरन आने के लिए जो प्लेन ने 6 मिनट उड़ान भरी थी, उसमें भी करीबन 510 किलो फ्यूल लगा था। यानी कि अब प्लेन में बचा था सिर्फ और सिर्फ 3,238 किलो फ्यूल। ये वही अमाउंट था जो फाइनल रिजर्व के लिए रखा जाता है और जिसे कभी यूज नहीं करना चाहिए। प्लेन अब JFK एयरपोर्ट की तरफ अपनी इनिशियल अप्रोच शुरू कर चुका था। कैप्टन कैविडेस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, फाइनली लेट्स गो होम। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि अप्रोच पाथ पर वेदर और भी ज्यादा खराब था। कोहरा इतना घना कि रनवे की लाइट्स भी मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी।
विजिबिलिटी सिर्फ 400 मीटर और ऊपर से विंड शेयर वार्निंग्स। एटीसी ने रेडियो पर अलर्ट किया, Caution, caution, wind shear reported on final approach. Caution, wind shear reported on final approach. क्रू ने सोचा कि अब बस किसी भी हाल में प्लेन को लैंड करा देना है, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और ट्विस्ट दिया। 8:54 पर एटीसी ने बोला, Avianca 052, make a 360 for spacing. यानी कि बोइंग 707 ने एक और चक्कर लगाया और घूमकर दोबारा इनिशियल अप्रोच पूरी की, जिसमें 1400 किलो फ्यूल और बर्न हो गया। यानी कि अब प्लेन में बचा था सिर्फ 1838 किलो फ्यूल। तभी फ्लाइट इंजीनियर की नजर गेज पर पड़ी और उसने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, सर, चारों टैंक्स में 1,000 पाउंड या उससे कम फ्यूल बचा है। कैप्टन ने कहा, Tell them again, we are low on fuel. क्लॉड्स ने रेडियो पर बोला, We are running out of fuel, sir. We are running out of fuel. लेकिन कंट्रोलर ने बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा, Captain, you are number 2 for landing. उन्होंने समझा ये एक रूटीन लो फ्यूल एडवाइजरी है, कोई लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं। यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। खैर, कुछ मिनट वेट करने के बाद क्लॉक पर टाइम हो रहा था 9:15 और प्लेन 2000 फीट पर डिसेंड करता हुआ फाइनल अप्रोच पर आ चुका था। पायलट ने फ्लैप्स डिप्लॉय किए, लैंडिंग गियर डाउन किए और प्लेन रनवे 22L के ILS के साथ अलाइन होने लगा। बाहर कोहरा इतना घना था कि वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के भरोसे थे। कॉकपिट के अंदर सबके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अब लैंडिंग मिस नहीं करनी है। 9:18 पर प्लेन ने फाइनल ग्लाइड पाथ पकड़ा, लेकिन बेहद तेज क्रॉसविंड्स और विंड शेयर की वजह से एयरक्राफ्ट अनस्टेबल होने लगा। उसकी स्पीड बार बार कम ज्यादा हो रही थी। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, Sink rate high. और अचानक ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम बोलने लगा। उस एक सेकंड में कैप्टन को फैसला करना था कि उन्हें क्या करना है, और न चाहते हुए भी उन्होंने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हुए कहा, We go around. और इस तरह 9:23 पर उन्होंने प्लेन को लेफ्ट साइड मोड़ते हुए गो अराउंड इनिशिएट कर दिया। इंजन्स फुल पावर पर गए, फ्लैप रिट्रैक्ट हुए, लैंडिंग गियर अप हुआ और प्लेन ने क्लाइंब करना शुरू कर दिया। लेकिन ये डिसीजन उनके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि गो अराउंड के दौरान इंजन सबसे ज्यादा फ्यूल बर्न करते हैं। लैंडिंग के इस 8 मिनट के अटेम्प्ट में 400 किलो और 2 मिनट के गो अराउंड में 300 किलो फ्यूल बर्न हुआ, यानी कि अब प्लेन में था सिर्फ और सिर्फ 1138 किलो फ्यूल। कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, एडवाइज हिम, वी आर इन इमरजेंसी, इमरजेंसी। को पायलट ने तुरंत रेडियो पर कहा, We will try once again. We are running out of fuel. एटीसी ने एकदम शांत अंदाज में जवाब दिया, Okay, climb to 2000 feet. क्योंकि उन्होंने सोचा कि सिचुएशन मैनेजेबल है। कैप्टन ने को पायलट से जोर देकर कहा, अरे उनसे कहो ये इमरजेंसी है। इस पर को पायलट ने जवाब दिया, यस सर, मैं पहले ही कह चुका हूँ। पर उन्होंने मेडे या इमरजेंसी वर्ड का यूज अब भी नहीं किया था। कॉकपिट में सबको एहसास हो गया था कि अब अगर अगला अटेम्प्ट फेल हुआ तो उनके पास लैंडिंग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रात के 9:32 एवियंका फ्लाइट 052 न्यूयॉर्क के आसमान में एक बार फिर से अपनी पोजीशन ले रही थी। कॉकपिट में टेंशन अपने पीक पर थी, फ्यूल इंडिकेटर्स रेड जोन में थे और इंजन्स भी अब अजीब साउंड कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज झटका लगा और फ्लाइट इंजीनियर चिल्ला उठा, सर, चौथा इंजन बंद हो गया। और कुछ ही सेकंड्स के बाद को पायलट ने कहा, इंजन 3 gone too. अब बोइंग 707 के दोनों राइट साइड के इंजन्स फ्यूल खत्म होने की वजह से बंद हो चुके थे। क्लॉड्स ने रेडियो उठाया, आवाज में घबराहट थी। We lost 2 engines. We need priority, please, please. एटीसी ने कहा, Roger, turn 180, cleared for approach. कंट्रोलर को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि प्लेन अपनी जिंदगी के लास्ट मोमेंट्स में है।
कैप्टन ने कहा, ट्राई रीस्टार्ट। प्लेन इस वक्त JFK एयरपोर्ट से करीबन 25 किलोमीटर दूर लॉन्ग आइलैंड के कोव नेक इलाके के ऊपर था। प्लेन का एल्टीट्यूड 2000 फीट था, जो इंजन्स के बंद होते ही बहुत तेजी से कम होने लगा। कोई चमत्कार ही अब इस प्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचा सकता था, क्योंकि अब ये बोइंग 707 नहीं रहा, बल्कि एक हैवी ग्लाइडर बन चुका था जो रात के अंधेरे में हवा के भरोसे चल रहा था। कैप्टन ने कहा, We have no power, we are gliding. को पायलट ने घबराते हुए कहा, God help us. अल्टीमेटर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और एल्टीट्यूड अब 500 फीट से भी नीचे था। कॉकपिट में सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा था, क्योंकि प्लेन अब जमीन पर टकराने से कुछ ही फीट ऊपर था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक तेज धमाके के साथ रात के ठीक 9:34 पर प्लेन क्रैश हो गया। इस बोइंग 707 की नोज पहले हिल साइड से टकराई और फिर ये घिसटते हुए पेड़ों से गुजरता चला गया। फ्रंट सेक्शन एक तरफ जा गिरा, मिडिल फ्यूल गेज दूसरी तरफ। आसपास रहने वाले कोवनेक के लोगों ने एक जबरदस्त धमाका सुना। बिजली के खंभे टूट गए और पूरा इलाका ब्लैकआउट पे चला गया। कुछ लोगों को लगा कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो कुछ को ये भूकंप जैसा लगा। लेकिन जब वो साइट पर पहुंचे तो उन्होंने अंधेरे में प्लेन का बिखरा हुआ मलबा देखा और उसके अंदर से उन्हें लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं। कुछ ही मिनट्स में पूरे न्यूयॉर्क और नासो काउंटी के इमरजेंसी सायरन्स बजने लगे। 37 फायर और एम्बुलेंस यूनिट्स, 700 पुलिस ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स फौरन साइट पर पहुंच गए। पतले रोड्स और ट्रैफिक जाम के चलते कई रेस्क्यूअर्स को अपनी गाड़ी छोड़कर पैरों से चलना पड़ा। उन्होंने एक एक सर्वाइवर को निकाला, किसी को ब्लैंकेट दिया, किसी को ऑक्सीजन। इतना ही नहीं, लोकल रेसिडेंट्स ने भी अपने घर खोल दिए और जरूरतमंदों को गर्म चाय और टॉवल दिए। सुबह होने तक रेस्क्यू टीम्स ने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था। प्लेन में 149 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर समेत टोटल 158 ऑन बोर्ड थे। लेकिन क्रैश के बाद सिर्फ और सिर्फ 85 लोग ही जिंदा बचे, बाकी के 73 ने वहीं अपनी जान गंवा दी। पैसेंजर्स के साथ साथ कॉकपिट क्रू में भी कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। इन्वेस्टिगेशन टीम और मीडिया दोनों एक ही सवाल पूछ रहे थे, एक परफेक्टली फाइन बोइंग 707 जिसमें सारे सिस्टम सही थे, वो अचानक से गिर कैसे गया? आखिर कौन जिम्मेदार था इस ट्रेजेडी का? नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB ने तुरंत इंक्वायरी शुरू की। उन्होंने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों रिकवर किए। जब उन्होंने कॉकपिट की लास्ट कॉन्वर्सेशन सुनी तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। इस क्रैश का मेन रीजन था फ्यूल एग्जॉशन, यानी कि एयरक्राफ्ट के टैंक्स में फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो गया था। वो 3 बार होल्डिंग पैटर्न में रहे और हर बार रिजर्व फ्यूल को बर्न करते गए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपनी सिचुएशन को इमरजेंसी के रूप में कभी भी डिक्लेयर ही नहीं किया। ना इमरजेंसी कहा, ना मेडे कहा। दरअसल फर्स्ट ऑफिसर मॉरिकियो क्लॉड्स इंग्लिश भाषा में नेटिव स्पीकर नहीं थे। वो कोलंबिया से थे और उनकी नेटिव लैंग्वेज स्पेनिश थी। इसीलिए जब क्लॉड्स ने कहा वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, तो कंट्रोलर ने समझा कि ये एक रूटीन एडवाइजरी है, क्रिटिकल मेडे या इमरजेंसी नहीं। उन्होंने मेडे फ्यूल या इमरजेंसी फ्यूल कहकर अपनी प्रायोरिटी सिक्योर नहीं की। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि क्रू के पास ऑल्टरनेट एयरपोर्ट्स के ऑप्शन थे। बोस्टन उनका फील्ड ऑल्टरनेट था, पर फ्यूल वहां तक पहुंचने के लिए खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने डायवर्जन कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता रहा कि बस अब क्लियरेंस मिल ही जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। खराब मौसम के बावजूद ATC ने फ्लाइट 052 को इतनी देर तक होल्ड कराया, और जब क्रू ने कहा वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल नाउ, तो वो मैसेज नेक्स्ट कंट्रोलर तक पहुंचाया ही नहीं गया। हादसे के बाद कई मुकदमे दर्ज हुए। विक्टिम्स की फैमिलीज ने एवियंका एयरलाइन और USFAA दोनों पर केस किया। कुछ समय बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला। इस डिजास्टर के बाद एविएशन ने अपनी लैंग्वेज और फ्यूल पॉलिसीज दोनों बदली। अब मिनिमम फ्यूल और मेडे फ्यूल के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन है। कंट्रोलर्स को भी ट्रेनिंग दी गई कि अगर कोई पायलट बोले रनिंग लो ऑन फ्यूल, तो तुरंत कंफर्म करें, आर यू डिक्लेयरिंग एन इमरजेंसी?
लैंग्वेज ट्रेनिंग भी मजबूत की गई ताकि नॉन नेटिव पायलट्स और एटीसी के बीच कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। एवियंका फ्लाइट 052 के क्रू ने अपनी जिंदगी देकर दुनिया को सिखाया कि कम्युनिकेशन और क्लैरिटी किस कदर जरूरी है। उनकी कहानी हर ट्रेनिंग सिमुलेटर में पढ़ी और हर कॉकपिट में याद रखी जाती है।